addresses the people of India. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रावणकोर देसी रियासत, जो कि आज़ादी के बाद भी भारत में विलय होने को तैयार नहीं था। उसने एक सवाल उठाया था कि आखिर अंग्रेजों की उत्तराधिकारी कांग्रेस कैसे बन गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी राज्य के बारे में कि किस प्रकार से भारत में इसका विलय हुआ, पूरी कहानी क्या थी, आज हम इसको बताने वाले हैं। तो शुरुआत होती है 15 अगस्त की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। कई सारी देशी रियासतों ने भारत में विलय कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी देशी रियासतें थीं जो भारत में विलय होने को तैयार नहीं थी। उन्हीं में से एक देशी रियासत था त्रावणकोर, जो भौगोलिक रूप से देश के सुदूर दक्षिणी कोने पर रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में था। इस रजवाड़े में देश के सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते थे और यहाँ समुद्र में होने वाले कारोबार काफ़ी तरक्की कर रहा था। इसके अलावा इस रियासत में हाल में ही मोनोजाइट की खोज हुई थी। मोनोजाइट एक ऐसा खनिज है जिससे थोरियम निकलता है, और थोरियम जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और एटम बम बनाने में किया जाता है। इस रियासत के जो दीवान थे उनका नाम था सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जो कि बहुत काबिल और महत्वाकांक्षी वकील थे। वे लगातार 16 सालों से इस पद पर थे। ऐसा माना जाता था कि वही वास्तविक शासक हैं और वहाँ के महाराजा व महारानी उनके इशारों पर चलते हैं। फरवरी 1946 में सर सीपी ने अपना पहला मत दिया कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ेंगे तो हमारा जो राज्य है त्रावणकोर वो एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा, जैसा कि सन 1795 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने से पहले था। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 1795 से पहले हमारा राज्य एक स्वतंत्र राज्य था, उसी प्रकार से फिर हमारा राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। 1947 की गर्मियों में उन्होंने कई प्रेस वार्ताओं को संबोधित किया और त्रावणकोर की जनता से अपनी राज्य की स्वतंत्रता को लेकर सहयोग मांगा। उन्होंने आम जनता को त्रावणकोर के राजवंश के प्राचीनता याद दिलाई। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि कैसे सन 1741 में त्रावणकोर ने नीदरलैंड के एक नौसैनिक पोत को समुद्र में डुबो दिया था, या किसी यूरोपीय नौसेना की पहली पराजय थी जो उसे किसी एशियाई देशों के हाथ से नसीब हुई थी। क्षेत्रीय गौरव के अतीत का वह स्वर्णकाल वर्तमान के अखिल भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को रोकने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य में मजबूत उपस्थिति थी। फिर भी दीवान इस बात पर जोर दे रहे थे कि 15 अगस्त के बाद से त्रावणकोर एक स्वतंत्र देश हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसकी कोई वजह नहीं दिखती कि उनकी रियासत डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और सियाम से बेहतर स्थिति में नहीं होगी। सियाम यानी कि जो वर्तमान का थाईलैंड है, उसे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। दिलचस्प बात ये थी कि त्रावणकोर की आज़ादी की इच्छा का मोहम्मद अली जिन्ना ने भी समर्थन किया था। 20 जून को उन्होंने सर सीपी को एक संदेश भेजा जिसमें कहा कि पाकिस्तान त्रावणकोर के साथ संबंध बनाने को तैयार है और यह संबंध दोनों राज्यों के हित में होगा। 3 सप्ताह बाद दीवान ने मद्रास सरकार को सूचित किया कि त्रावणकोर अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। दीवान ने आगे लिखा कि हालांकि उनका सार्वभौम स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन सरकार के साथ संधि करने को तैयार है। 21 जुलाई को त्रावणकोर के दीवान दिल्ली में वायसराय से मुलाकात करने वाले थे। उससे एक दिन पहले वह एक अंग्रेज कूटनीतिक से मिले और उनसे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके राज्य को इंग्लैंड की सरकार से मान्यता मिल जाएगी। उन्होंने पूछा कि अगर भारत सरकार त्रावणकोर की जरूरी सूती कपड़े की आपूर्ति बंद कर देती है तो क्या इंग्लैंड हस्तक्षेप करेगा।
ऐसा लगता है कि सर सीपी को लंदन में बैठे कुछ महत्वाकांक्षी ब्रिटिश राजनेताओं ने उकसाया था, addresses the people of जो सोचते थे कि एक आज़ाद त्रावणकोर दुनिया में संभावित शीत युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों यानी कि थोरियम का स्रोत साबित हो सकता है। वास्तव में त्रावणकोर की सरकार ने पहले ही इंग्लैंड के सरकार के साथ मोनोजाइड की आपूर्ति से संबंधित एक समझौता कर लिया था। लंदन में वहां के आपूर्ति मंत्री ने अपनी सरकार को सलाह दी कि अभी किसी तरह का ऐसा बयान जारी न किया जाए जिससे आज़ाद भारत की सरकार को 1947 त्रावणकोर का अधिकार करने में सहूलियत हासिल हो जाए। मंत्री ने कहा कि चूंकि त्रावणकोर पर अधिकार करने Mountbatten. त्रावणकोर के पास अभी तक ज्ञात सबसे ज़्यादा समृद्ध मोनोजाइड का भंडार है, इसलिए इंग्लैंड के दृष्टिकोण से यह फायदेमंद होगा कि कम से कम अभी के लिए त्रावणकोर राजनीतिक और आर्थिक रूप से आज़ाद रहे। अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से 21 जुलाई को सर सीपी माउंटबेटन से मिले। दोनों ने 2 घंटे से ज़्यादा बातचीत की, जिस दरमियान दीवान ने गांधी, नेहरू और कांग्रेस की सख्त आलोचना की। जब उन्होंने अपना सारा गुबार उतार दिया तो वायसराय ने उन्हें जाने दिया और बीपी मेनन को उन्हें समझाने के लिए भेजा। मेनन ने दीवान से आग्रह किया कि वे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लें, लेकिन दीवान इस बात पर अड़े रहे कि वे भारत के साथ एक स्वतंत्र समझौता करना पसंद करेंगे। सर सीपी त्रावणकोर लौट गए, लेकिन उनका दिमाग अभी भी त्रावणकोर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर देखना चाहता था। उसके बाद 27 जुलाई को एक संगीत समारोह में जाते वक्त उन पर सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति ने चाकुओं से हमला किया और उनके चेहरे और शरीर पर कई वार किए। उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया। उन पर हमला करने वाला केरल सोशलिस्ट पार्टी का एक सदस्य था। उन पर इस हमले का जो तत्काल नतीजा निकला वह भारतीय दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा था। वायसराय ने लंदन भेजी जाने वाली अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में लिखा कि स्टेट पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है और उसके तुरंत बाद त्रावणकोर ने हथियार डाल दिए। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे लेटे ही सर सीपी ने अपने महाराज को सलाह दी कि भारत सरकार से सामंजस्य और समझौते की नीति अख्तियार कर लें। यह ऐसी सलाह थी जिसे एक तानाशाह और एकाधिकारी सर सीपी ने अपने जीवन में कभी लागू नहीं किया था। 30 जुलाई को त्रावणकोर के महाराजा ने वायसराय को भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर करने संबंधी अपना संदेश भेज दिया और उसके बाद भारत में त्रावणकोर को मिला लिया गया।